जय हिंद दोस्त। मैं आपको पॉलिटिक्स पढ़ा रही हूँ। इसमें हम पहले अ, देख चुके हैं संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम इसमें सेकंड चैप्टर अपलोड करूंगी जिसमें हम देखेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा हमने देखा कि 1946 में, कितने में, 1946 में, 1946 में क्या संविधान सभा का गठन हुआ। कितने में? 1946 में क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। अब यही संविधान सभा हमारे भारत का संविधान बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। जो कार्य करेंगे उसी में ही कार्य प्रणाली को ऐड किया जाएगा। ठीक है। तो पहली बैठक संविधान सभा की गठन के बाद पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 में। इसमें कितने व्यक्ति थे? कितने व्यक्ति यानी सदस्य, व्यक्ति या सदस्य कितने थे? 299। लेकिन मुस्लिम लीग जब इसे बहिष्कार कर दी तो कितने व्यक्ति बचे? 211 टू 11। ओके। इसमें फ्रांस की तरह ही, यानी कि फ्रांस में जैसे फ्रांस का कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन फ्रांस की तरह जैसे वहाँ वरिष्ठ एक अध्यक्ष होता है, यहाँ भी हमारे भारत में भी एक वरिष्ठ अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। कौन था वो? सच्चिदानंद। कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये याद रखें, पहले तो जब संविधान सभा का गठन हुआ तो ये सच्चिदानंद थे, लेकिन जब बाद में संविधान सभा का गठन हुआ तो कौन था? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। कौन? स्थायी स्पीकर कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसी प्रकार डॉक्टर और दो उपाध्यक्ष थे। तो दो उपाध्यक्ष का नाम बताइए। नाम क्या है दो उपाध्यक्ष का नाम? H.C. मुखर्जी और सेकंड वाले कृष्णाचारी थे। ओके, कौन था? कृष्णाचारी सभा के उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? डॉक्टर पंडित नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को ही आगे चलकर क्या कहा गया? प्रस्तावना। क्या कहा गया? प्रस्तावना। ये कब पेश हुआ? पहली बार संविधान में इसे संविधान में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन ये पेश कब किया गया? संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946। इस पेश करने का मतलब क्या था? इसका इस उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या था पेश करने का? उद्देश्य यानी कि हमारा उद्देश्य, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कौन से हमारे भारत के लिए उचित है,
भविष्य में काम दे सकता है, वो सब इसमें लाया गया, इसमें दिखाया गया। तो हम इसे आगे पढ़ेंगे। इसे संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक भी कही जाती है, क्योंकि इसमें पहले भी था संवैधानिक संरचना और ढांचा। पहला इसमें क्या था? यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। क्या क्या? स्वतंत्र संप्रभु और गणराज्य। स्वतंत्र संप्रभु और गणराज्य घोषित करने की इसमें कहा गया, तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने। क्या कहा मैंने अभी इसके पहले कि हमारे संविधान में भविष्य में क्या, किस लिए भविष्य में कैसे काम देगा संविधान, उसे ऐड करना है। तो ये भविष्य को चलायमान रखने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा की गई। ब्रिटिश भारत में शामिल क्षेत्र। अब इसमें शामिल क्या क्या किया जाएगा? दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? क्या क्या शामिल किया जाएगा? जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश का कब्जा जिस पर है वो थे वो इलाका, वो कॉलोनी ब्रिटिश भारत में शामिल क्षेत्र पहला। दूसरा कौन सा है इसमें? दूसरा देखते हैं, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र। जो भारत में शामिल हैं सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र। तीसरा देखेंगे, तीसरा इसमें क्या कहा गया है? भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र, यानी जो भारत के बाहर है, जो भारत के बाहर हैं, जैसे कि उस समय क्या क्या था कि जैसे पाकिस्तान और किस्तान से भारत के बाहर थे, ये समझा जाता था। और जो रियासतें थी वो भी बाहर अपने आप को मानती थी, उन्होंने संविधान से अलग कर लिया। कुछ लोग शामिल हुए, कुछ रियासतें अलग हो गई, वो क्षेत्र इनमें शामिल होने के। और जो भारत में शामिल होना चाहेंगी वो क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा हैं। भारतीय संघ का हिस्सा हैं, भारतीय संघ का हिस्सा हैं। ठीक है, भारतीय संघ का हिस्सा हैं। तीसरा हम इस पॉइंट में देखेंगे, तीसरा प्रस्ताव में क्या कहा गया? उक्त वार्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। जैसे कि राजा रजवाड़े थे, उन्होंने जितना कब्जा किया था, जितना जीता हुआ था, वो कहते थे ये इतना हमारा हिस्सा है, इसमें हम रहेंगे। लेकिन हम जब हमारा संविधान बन रहा था तो इसमें ये कहा गया कि जो ये संविधान सभा कह देगी, कि इतना ही सीमा आपका है, इस राज्य का है, उतना ही हिस्सा रहेगा। सीमा का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संविधान सभा द्वारा। इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेगी। यानी जो शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ, जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची से अलग शक्तियाँ बची हैं, वो उनमें ही
उसी राज्य में रहेंगी। अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ रहेंगी। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दिया जाएगा? वो अगर वो चाहती हैं तो कोई रियासतें तथा प्रशासन के चलाने के संचालन के लिए भी यह वे शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। दूसरा क्या कहा गया? जो शक्तियाँ संघ में निहित हैं उन्हें छोड़कर संघ में निहित शक्तियाँ छोड़कर संघ में निहित शक्तियाँ छोड़कर जो अन्य शक्तियाँ बची हुई हैं, अन्य शक्तियाँ ट्रांसफर कर दी जाएंगी। क्या कर दी जाएंगी? दे दी जाएंगी। किसे? राज्य को। किसे दे दी जाएंगी? किसे? राज्य को। ठीक है। और चौथा इसमें हम देखते हैं, चौथा क्या है? चौथा हम देखेंगे, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां, यानी जो संप्रभु हो गई हैं, जो भारत की शक्तियां अपने सीमा में आ गई, उनकी सभी शक्तियों एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी के स्रोत भारत की जनता होगी। यानी स्पष्ट बात में कहें कि जनता ही मालिक होगी। चौथे का पूरा यही है कि जो संप्रभु शक्तियां हैं, जो इसमें जनता है, वो ही इन पर अधिकार करेंगे। यानी वो चुनाव करेंगे तो अपना मालिक चुनेंगे, तो जनता ही इसे मालिक कहा गया है। पांचवा हम इसमें देखते हैं, भारत के सभी लोग के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। क्या क्या किया जाएगा? फिर से देखते हैं। न्याय, इसमें क्या है? न्याय। सामाजिक, क्या? न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति, यानी राजनीति में जितने भी कार्य होते हैं वो कर सकते हैं। फिर विधि के समक्ष क्षमता, यानी कानून के ही समान सबको समानता मिलेगी। विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता, ठीक। और फिर अवसर की समता, यानी कि सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा। अवसर की समता। विचार, यानी सभी को अपना अपना विचार प्रस्तुत करने का अधिकार रहेगा। ठीक है, सभी को अपना अपना विचार प्रस्तुत करने का अधिकार रहेगा। सभी को अपना अपना विचार प्रस्तुत करने का अधिकार रहेगा। विश्वास, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। भ्रमण, के संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता,
ठीक है। लोक नैतिकता, लोक नैतिकता, लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ये सभी संविधान जो पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे उसमें ये सभी था। हम छठा देखेंगे। अब छठे में क्या हुआ, क्या है, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजाति के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी सभी अल्पसंख्यक बताना कौन है हमारे देश में, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, आप यही बताइएगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, जनजातीय सुरक्षा और आदिवासी सुरक्षा, ये सब सुरक्षा इसमें दी गई। सुरक्षा का प्रावधान यानी सुरक्षा, इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये सभी कुछ था। हम सातवां देखेंगे। सातवें में क्या है, संघ की एकता, यानी कि जो कोई संघ बना रखा है उसकी एकता रहेगी। संघ की एकता यानी कि संघ यानी कि केंद्र की एकता वे भी प्रस्तुत की को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र यानी इसका जहाँ तक केंद्र आता है, भू क्षेत्र यानी जहाँ तक इसका क्षेत्र आता है, समुद्र एवं वायु क्षेत्र, वायु यानी विमान, वायु क्षेत्र सभ्य देश के न्यायिक एवं विधि, न्यायिक यानी विधि यानी न्याय, विधि यानी कानून से न्याय के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्या किया जाएगा, सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये भारत के बारे में था, भारत के उद्देश्य प्रस्ताव में इन सबको इंक्लूड किया गया था। आठवां देखेंगे। इसमें प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। यानी प्राचीन भूमि जैसे थी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जैसे कि प्राचीन में आता है ताजमहल, मेडाइवल, तो ये इसमें आएगा। इनका प्रमुख स्थान इनको दिलाया जाएगा। प्राचीन भूमि विश्व में उसका अधिकार उचित स्थान पर दिलाया जाएगा। यानी जो स्थान उनका उचित होना चाहिए विश्व में वो उनका दिलाया जाएगा। दूसरा है विश्व शांति, यानी विश्व शांति को भी अनिवार्य रखा जाएगा। इसलिए हमने क्या किया था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हम ना तो रूस से सहायता मांगी और ना ही अमेरिका से। हम दोनों से ही सेपरेट हो गए, अलग हो गए और हम एक गुट निरपेक्ष देश बनाए, जो कि हम विदेश मामले में पढ़ेंगे इसको। अधिकार एवं उचित भूमि दिया जाएगा। मानव कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा, योगदान और सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को अब ये सब हम इस उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसा कोई सा भी भाग नहीं छूटा था शायद कि इसे इंक्लूड ना किया गया, और जो छूटा वो बाद में ले लिया गया। हमारे भारत का जो संविधान है ये कई अन्य देशों से भी मिलकर बना हुआ है, अन्य देशों से लिया गया है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को
सर्व सम्मति सम्मति से स्वीकार कर लिया गया अब ये बताइएगा कि ये प्रस्तुत कब किया था और किसने किया था, और उद्देश्य प्रस्ताव को अन्य और किस नाम से जाना जाता है। और ये सर्वसम्मति का मतलब है सभी ने स्वीकार कर लिया, जितने भी संविधान सभा के लोग थे। इससे संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इससे परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। इसका नाम अब बाद में क्या पड़ा, प्रस्तावना। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, अब हम इसे देखेंगे। ठीक, संविधान सभा से खुद को अलग करने वाली देशी रियासतें के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगी। पहले क्या हुआ, संविधान सभा में शामिल नहीं हुए देशी रियासत। क्योंकि मुझे ये बताना, संविधान सभा में जब बनी थी तो कितने सदस्य उसमें शामिल थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें संविधान सभा के लोग शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्य के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे। कितने लोग थे, 6 व्यक्ति शामिल हुए। 3 जून 1947 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य रियासतें के ज्यादातर प्रतिनिधि ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। जब हमारा भारत माउंटबेटन योजना जब भारत में प्रस्तुत की गई, इसमें आधे से अधिक व्यक्ति शामिल हो गए जो भारत के थे, और जो मुस्लिम लीग में थे वो भी शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। अब इस समय परिवर्तन क्या हुआ, अभी स्वतंत्र उसमें ये कहा गया था कि जो आपका स्वतंत्र अधिनियम है उसे आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने 3 परिवर्तन किए। क्या क्या परिवर्तन किया, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया। क्या किया, संप्रभु निकाय, यानी कि ये सभा केवल अपने ही हिसाब से चलेगी, अपने ही, यानी अन्य ब्रिटेन का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। यानी भारत जो है अपने बलबूते अपने पैर पे खड़ा हो गया उस समय, ये समझ लीजिए। जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। जैसे कि हमने जब संविधान बनाया तो 7 देशों का संविधान में से जो अच्छी चीजें थी, जो भारत के लिए बेनिफिट करती थी, लाभ देती थी, उससे हमने इंक्लूड कर लिया। इसी तरह से हम संप्रभु हुए। संविधान कोई भी या कैसा भी संविधान बनाए, कोई भी या कैसा भी संविधान बनाए, कोई भी या कैसा भी संविधान बनाए। ठीक है, कोई भी या कैसा भी संविधान बनाए। ठीक,
इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटेन संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार भी दिया। इसका क्या, और ब्रिटेन ने क्या कहा था कि भारत का जो संविधान सभा है वह कोई भी कानून समाप्त कर सकता है या बदल सकता है। ठीक है, कोई भी कानून इंक्लूड कर सकता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और कोई भी चेंजेस कर सकता है। दूसरी बातें क्या है इसमें, दूसरा हमने परिवर्तन इसमें क्या किया, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। संविधान सभा एक विधायिका यानी कानून बनाने वाली। ठीक है, कानून बनाने वाली विधायिका। संविधान सभा क्या बनी, कानून बनाने वाली, कानून बनाने वाली। तभी तो हमने किसी भी देश का कानून जो हमारे भारत के बेनिफिट में है उसे ले लिया, इसी से लिया था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा के दो अलग अलग काम सौंप दिए गए, यानी कि क्या हुआ, दो अलग अलग काम हो गए। अब हम एक विधायिका बनेगी, ठीक है, उस समय 1946 हम यहाँ समझेंगे, ऐसे करते हैं। 1946 में जो संविधान सभा बनी, संविधान सभा बनी 1946 में जो संविधान सभा बनी, उनके दो अलग अलग कानून हो गए। इसमें से एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाएगा, स्वतंत्र भारत के लिए क्या बनाएगा, संविधान, स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाएगा, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाएगा। और दूसरा काम क्या करेगा, कानून लागू करेगा। क्या, कानून लागू करे, क्या करेगा, कानून लागू करेगा। पहला, संविधान सभा को अपने आप को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। एक, संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाएगा और दूसरा कानून लागू करेगा। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। क्या करना था, अलग अलग दिन, यानी जैसे एक को आज किया गया, दूसरे को कल किया जाएगा। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। अब हम इसे स्वतंत्र संविधान सभा को हम क्या कह सकते हैं, संसद, पहली संसद, पहली बार ये संसद के रूप में प्रस्तुत हुई। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब बैठक बतौर विधायिका होती तो तब इसकी अध्यक्षता जी.वी. मालवरकर करती। मतलब क्या है इसका, संविधान सभा की बैठक कौन करता था, संविधान सभा की बैठक कौन करता था, यानी कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा की बैठक कौन करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब कानून लागू करता था तो कौन होता था, अध्यक्षता कौन करता था, अध्यक्षता कौन करता था, जी.वी. मावलंकर, ठीक है, जी.वी. मावलंकर करते थे।
संविधान सभा 26 नवंबर 1949। संविधान सभा